everyone, how are you all doing? I welcome all of you to Sri Balaji Motivational and Educational Classes, and today we are going to start with unit number 3 of class 11th biology, that is cell structure and functions. In this unit, today we are going to start with the chapter number 8, that is cell the unit of life. आज हम स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को फ्रॉम एनसीईआरटी. Okay, we are going to deal with NCERT and some fantastic question in the end of the video with some quizzes in the between also. हम बीच बीच में questions करते रहेंगे और end में आपको जो हमने NCERT रीड करी है, अंडरस्टैंड करी है, उसमें से आपको questions मिलेंगे. Let's get started. So friends, today we are going to start up with the chapter number 8, Cell the Unit of Life. इस चैप्टर में व्हाट वी गोइंग टू डील एज हम सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ा था, बट दैट वाज नॉट डन. ठीक है, सेल इज़ अ वेरी वास्ट स्ट्रक्चर. सेल बहुत ही छोटा होता है, दैट इज़ वी कैन नॉट सी दैट विद नेक्ड आइज. हम अपनी आँखों से उसे नहीं देख सकते, बट येट एक छोटे से सेल में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. इस चैप्टर में हम उन्हीं चीज़ों के साथ डील करेंगे, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और द बैक्टीरियल सेल और दीज ऑल. इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं. सो लेट्स कम ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. सो दिस पार्ट बेसिकली इज टेलिंग यू दैट हम कितनी ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितनी ही वास्ट डाइवर्सिटी में प्रेजेंट है हमारे नेचर में, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और दीज ऑल. ठीक है, लेकिन फिर भी हम सब में एक चीज़ जो कि कॉमन है, दैट इज सेल. ठीक है, सो as you can see here, every organism is made up of a cell. like यहाँ पर अगर हम टाइगर की बात कर रहे हैं, that is animal, so यहाँ पर आपको zoom वे में एनिमल सेल शो कर रखा है. ठीक है, सो दीज ऑल डॉटेड स्ट्रक्चर्स आर द न्यूक्लियस. इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे. As we all know that our life is started with a single cell, that is a zygote. कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, if we talk about humans, elephants या फिर कुछ भी बैक्टीरियल सेल की बात करें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तो यूनिसेल्युलर होते ही हैं, बट जो हम humans and animals हैं, they also start their life with a single cell, that is a zygote. ठीक है, zygote में ही differentiation होती है, and that will form as a multicellular human being. okay, you can understand cell like जैसे हम घर बनाते हैं. ठीक है, सो घर में सबसे पहले क्या यूज़ होगी, ईंट यूज़ होगी. ईंट से क्या बनेंगी, ब्रिक. ब्रिक से क्या बनेंगी, दीवारें बनेंगी, दैट इज़ वॉल. ब्रिक विल फॉर्म वॉल, वॉल्स विल फॉर्म व्हाट, द रूम, एंड द रूम्स विल फॉर्म व्हाट, रूम्स विल फॉर्म द एंटायर हाउस. सो यहाँ पर जो ब्रिक है, जो कि सबसे कॉमन बेसिक यूनिट है, दैट इज़ द सेल. सेल क्या बना रहे हैं, टिश्यू को, यानी कि ब्रिक क्या बना रही है, वॉल को. यू कैन लर्न इट बाय दिस एग्जाम्पल. ओके, सो सेल इज़ फॉर्मिंग टिश्यू, टिश्यू इज़ फॉर्मिंग ऑर्गन, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल इज फॉर्मिंग टिश्यू, नॉट अ सिंगल सेल बट अ ग्रुप ऑफ सेल विथ सेम फंक्शन, they are forming tissue, and group of tissues with same function are forming organ. so यहाँ पर group of walls is forming a room, and the group of room is forming a house. so group of organ is forming a organ system, and that is organism. so I hope आपको ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी by the example of our pretty house. So I have a question for you guys, that is, ostrich egg is a cell, tissue, organ, or none of these? So like हम ऐसा पढ़ते हैं ना, you can learn it via 2 examples. देखो, आप इसको 2 तरीके से याद कर सकते हो. फर्स्ट इज़ कि जब हम कहते हैं द लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल का एग्जांपल हम किसको देते हैं, ऑस्ट्रिच एग को, या फिर आपसे हेंस एग पूछा गया, फिर कुछ भी, एग इज़ ऑलवेज अ सिंगल सेल, एग इज़ ऑलवेज अ सेल. एज आई हैव टोल्ड यू कि जाइगोट इज ऑल्सो लाइक अ सेल, है ना, जाइगोट भी एक सेल होता है, बट दैट इज ऑल्सो लाइक अ एग. सो जाइगोट, एग, दिस ऑल विल बी अ सेल. ओके, सो जिन बच्चों का आंसर सेल था, वेरी नाइस टू ऑल ऑफ दैम. Coming on to the thing that what is a cell? Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life.
ना यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी, दैट इज़ एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, दैट कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. ठीक है, बट कोई चीज़ अगर एनीथिंग लाइक कुछ भी हो दैट इज इवन लेस देन अ कंप्लीट सेल, ठीक है, सो दैट विल नॉट कंसीडर्ड एज अ लिविंग थिंग. ठीक है, दैट डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Hence, cell is the fundamental. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है that why cell is considered as the fundamental structural and functional unit of all living organism. ठीक है, why करके why cell is the fundamental structural and functional unit of life. This might be a question and your answer should be anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, the cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Now, coming on to the discovery of cell. सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक की इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल. सेल की डिस्कवरी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था? रॉबर्ट हुक का, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन. बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी करी सेल के ऊपर एंड दे डिस्कवर्ड द सेल. सो रॉबर्ट हुक फ्रॉम हिज ऑन डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का डिज़ाइन करा था माइक्रोस्कोप एंड उसी माइक्रोस्कोप से एक डेड कॉर्क सेल की स्टडी करी थी. डेड कॉर्क सेल दैट इज़ कि एक कॉर्क लिया था उन्होंने. कॉर्क इज़ लाइक प्लांट का ही एक बड़े से ट्री का ही एक हिस्सा होता है कॉर्क. उन्होंने उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था. So this is the microscope of Robert Hooke, and you can write some details like Robert Hooke in 1665 observed a dead cell of cork from his own designed microscope. So structure obtained of the cork cell is like this. जो स्ट्रक्चर हमें मिला था ना कॉर्क सेल का, सो दैट इज़ लाइक बी हाइव की तरफ सभी चीज़ें अरेंज थी. वहाँ पर बी हाइव की तरह पूरा अरेंजमेंट हो रखा था. एंड ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दीज आर लाइक स्मॉल रूम्स, है ना. दीज ऑल आर लाइक स्मॉल रूम्स. सो इन्हीं स्मॉल रूम्स को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में नाम दिया था सेल्यूले का. सेल्यूले मीन्स स्मॉल रूम. एंड सेल्यूले को जब साइंस में इंट्रोड्यूस किया गया, दैट बिकम सेल. So this is the thing that from a big tree we obtained the cork, and cork से हमें मिला that beehive structure, and this is the dead cell. ठीक है, if anyone will ask you like रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी या फिर डेड सेल की, सो यू विल से डेड सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने. Okay, so now coming on to the Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a living cell. अभी हमने क्या देखा that Robert Hooke has observed a dead cell. रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया था? डेड सेल की डिस्कवरी करी थी. दैट वाज द कॉर्क का सेल लिया था, है ना. बट द फर्स्ट साइंटिस्ट who first saw and described the living cell was the Anton von Leeuwenhoek. Next is the Robert Brown. These all are important. Okay, Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structure details of the cell. जैसे जैसे हमारे माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज होती गई, ऐसे ही उसी टाइम के साथ साथ हमने अपना जो सेल है उसके सारे ऑर्गेनेल, सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह हमें बहुत क्लियरली विजिबल होने लगे. So now the question for you is, the figure of cork cell as seen by Robert Hooke were published in the book. यहाँ पर आपको बुक का नाम बताना है जो कि रॉबर्ट हुक ने, जिस बुक में रॉबर्ट हुक ने अपने जो सेल की डिस्कवरी करी थी उसके बारे में सारे पॉइंट्स लिखे थे. So that book was the Micrographia.
सो नाउ कमिंग ऑन टू द सेल थ्योरी. अब तक हमने सेल के सारे बेसिक्स डील कर लिए. सेल क्या होता है, हाउ द सेल इज फॉर्म, वाई सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, एंड सेल की डिस्कवरी किसने और कैसे करी थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विथ द सेल थ्योरी. In 1838, Matthias Claden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells. Now, points to be noted are 1838, मटियास क्लेडन एंड जर्मन बॉटनिस्ट. ये 3 पॉइंट भी आपको लर्न होने चाहिए एंड उनकी ऑब्जर्वेशन तो आपको लर्न होनी ही चाहिए. दैट ही एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया एंड ये मतलब ये उन्होंने ये बताया कि जो जितने भी प्लांट्स हैं ना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हुए हैं. ठीक है, और जो कि टिश्यू बनाते हैं प्लांट का, यानी कि सेल जो है वो हर प्लांट में, यानी प्लांट टू प्लांट में कुछ ना कुछ डिफरेंस है सेल का. एंड उसी सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं एंड इसीलिए वहाँ पर टिश्यूज़ में भी डिफरेंस आता है. Now the next thing is about Theodor Schwann. Okay, now the next thing is about Theodor Schwann, जिन्होंने जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. ठीक है, ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. In 1839, a British zoologist studied different type of animal cells and reported that cell had a thin outer layer which is today known as a plasma membrane. He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of plant cell. और उन्होंने एक चीज़ और बताई थी that is also very important, that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. Now, one thing I want to tell you is that कि हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की लाइंस को, मतलब एनसीईआरटी को वी विल स्टडी वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही अच्छे से डील करेंगे एनसीईआरटी को. एंड देन आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी लाइंस. दे विल बी द प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि अपने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर रहे हैं या फिर नहीं. एंड इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दोज क्वेश्चंस. So I will provide you those questions at the last of this video. Okay, coming on to the Theodor Schwann. Theodor Schwann ने क्या किया था, he was again you have to write these all things. Theodor Schwann 1839 British zoologist. उन्होंने 3 चीज़ें बेसिकली बताई थी. फर्स्ट, दैट एनिमल सेल के पास, या फिर हाँ कोई भी सेल आप कह सकते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, अगर कुछ सेल है ना, लाइक दिस इज द ऑल सेल मटेरियल. सो सेल मटेरियल के बाहर एक पतली सी लाइनिंग होती है. दैट लाइनिंग इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये किसने बताई थी, थियोडर श्वान ने. नेक्स्ट थिंग ही हैज टोल्ड इज कि जो प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट सेल एज वी नो, प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही है, बट एक चीज़ और होती है, दैट इज द सेल वॉल. सो सेल वॉल इज अ यूनिक करेक्टर टू द प्लांट सेल. दिस इज ऑल्सो टोल्ड बाय द थियोडर श्वान. ठीक है गाइज, एंड द लास्ट थिंग कि Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. ठीक है, सो आई होप आपको थियोडर श्वान एंड मटियास क्लेडन का कंट्रीब्यूशन क्लियर हो गया. मटियास क्लेडन कब आए थे, 1838 में. ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट जिसने बताया था that all plants are composed of different kind of cells. And Theodor Schwann in 1839 he was a British zoologist जिन्होंने हमें basically 3 चीज़ें बताई थी. The first was the animal cells and other cells also contains a thin outer layer that is known as a plasma membrane. And the second point is उन्होंने क्या किया था, प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी करी थी. He was a zoologist but उन्होंने प्लांट टिश्यू पर भी स्टडी करी एंड वहाँ से उन्हें क्या पता लगा, दैट सेल वॉल इज़ अ यूनिक करेक्टर टू द प्लांट सेल्स ओनली. एंड इन्हीं चीज़ों पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. सो स्क्लेडन एंड श्वान, अब स्क्लेडन एंड श्वान दोनों ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था. सो स्क्लेडन एंड श्वान
together formulated the cell theory. ठीक है, however did not explain how new cells are formed. अब इसी चीज़ पे that they cannot explain the how new cells are formed, अब इसी चीज़ को बताएंगे रुडोल्फ वर्चो. ठीक है, यानी कि स्क्लेडन और श्वान ने एक तरह से सेल थ्योरी तो पूरी बना दी थी, बट वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है. सो इसी चीज़ को बताया रुडोल्फ वर्चो ने इन 1855. आई विल से कि आपको सभी ईयर ज़रूर याद करने हैं. ठीक है, सो हमने अभी तक कितने साइंटिस्ट का नाम पढ़ लिया. फर्स्ट वॉज द रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, and the next was the Robert Brown. They discovered the cell. Second, the Matthias Glidden, Theodor Schwann, and Rudolf Virchow. They three formulated the cell theory. So the Rudolf Virchow ने क्या कहा था Virchow ने, that the cells divided and new cells are formed from the pre-existing cells. ठीक है, the cell जो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं सेल, वही डिवाइड करते हैं एंड दे ऑल फॉर्म द न्यू सेल्स. ठीक है, सो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, omnis cellula e cellula. We modified the hypothesis of Skleden and Schwann to give the cell theory a final shape. सेल थ्योरी को अब कैसे पढ़ा जाता है, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो अगर मैं आपको ये पूछूं, अगर मैं आपसे दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ये किसने कहा था? दिस वॉज प्रपोज बाय Schwann. दिस इज अ Schwann hypothesis. And all cell arise from pre-existing cell is said by Rudolf Virchow. So there may be a question like, who proposed modifications in cell theory? So modification किसने दी थी cell theory में? Your answer should be Rudolf Virchow. Okay. So and question will be like कि cell theory formulate किसने की थी? So उस condition में your answer should be Skleden and Schwann. Okay. So cell theory was formulated by Skleden and Schwann. So viruses are exception to cell theory. Now coming on to an overview of cell. You have earlier observed cells in an onion peel or a human cheek cell under the microscope. Let us recollect their structures. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is a cell membrane. Here it was totally to tell that अभी हमने पढ़ा था ना कि प्लांट सेल के पास एक यूनिक करेक्टर होता है. यूनिक करेक्टर इज दैट ऑफ सेल वॉल. सो वो सेल वॉल ही यानी कि पहले होगी सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन से दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड आउटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल. ओके. सो अगर आप ह्यूमन चीक और ऑनियन पील के सेल्स को ऑब्जर्व करो तो ह्यूमन चीक में सेल वॉल की एब्सेंस मिलेगी एंड प्लांट सेल के ऑनियन पील के सेल में सेल वॉल की प्रेजेंस मिलेगी. ओके. Inside each cell is a dense membrane bound structure called the nucleus. हर एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस एंड दिस इज द डीएनए. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है एंड द डीएनए कंटेन्स ऑल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. So this nucleus contains the chromosomes which in turn contain the genetic material DNA. Cells that have a membrane bound nuclei are called eukaryotic cells. Okay. So जिनके पास membrane bound nuclei और you can say membrane bound organelles होते हैं ना, देखो guys, membrane bound organelles जिनके पास हुए they are the eukaryotic organism, and जिनके पास membrane bound organelles नहीं हुए they will be the prokaryotic organisms. ठीक है. Not only of nucleus, अगर किसी के पास membrane bound कुछ भी नहीं है ना, कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड, एंड यूकैरियोट्स के पास कुछ एक्सेप्शंस लाइक राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, और उनको छोड़ के ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनली आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. ठीक है. सो दिस माइट बी एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल पॉइंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. Now, if anybody will ask you which is that thing which occupies the volume of the cell,
that is the semi-fluid matrix known as cytoplasm. Cytoplasm is the main area of cellular activities in both plant and animal cell. मैंने आपको बताया था ना आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे जहाँ पर सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं. सो दिस इज़ द साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट लाइन इज हियर. वेरियस केमिकल रिएक्शंस occur in it to keep the cell in living state. Okay, now besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles. ठीक है, distinct structures को हमने organelle का नाम दिया है, जैसे कि ER, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuoles. These all are membrane-bound organelles and present only in eukaryotic cell. Okay, prokaryotic cells lack such type of membrane-bound organelles. Ribosomes are non-membrane-bound organelles found in all cells, both prokaryotic and eukaryotic. As I have told you कि ribosome की exception रहेगी. Ribosome is the site of protein synthesis, which we will study somewhat later in detail. Now, cell के अंदर ही ribosomes are present. So in this way you can see some examples of prokaryotic and eukaryotic cells. यहाँ पर bacteria, amoeba and paramecium are the unicellular as well as prokaryotic cells, and the humans, tigers and the plant, they all are multicellular and eukaryotic cells. Ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rock ER. ठीक है, देखो गाइज, इसमें ना हम इसका जैसे कि रफ ER का, माइटोकॉन्ड्रिया का एंड क्लोरोप्लास्ट का, व्हेन आई विल टेल यू द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ना, देन आई विल टेल यू दीज थिंग्स. यहाँ पर राइबोसोम्स का क्या काम होता है एंड व्हाई दे आर प्रेजेंट देयर. बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट राइबोसोम्स आर नॉट ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो प्रेजेंट on the two organelles, chloroplast in case of plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. Animal cell contain another non-membrane bound organelle called centrosome that helps in cell division. These all are like exceptional points and you have to learn these all points. Cells differ greatly in shape, size and activities. For example, mycoplasma, the smallest cells and are only of 0.3 micrometer. Okay, they are only of 0.3 micrometer in length. While bacteria की बात करें, so they are from 2 to you can say they are from 2 to 3 to 5 micrometer, 2 to 5 micrometer. Okay, so यहाँ पर आपको different diagrams दिखा रखे हैं RBC का, round and biconcave. One thing I want to tell you about RBC, that is इसी में जो शेप राउंड होती है ना एंड बाइकनकेव होती है. राउंड इज व्हेन दे आर नॉट मैच्योर and biconcave when they are mature, when they become fully mature. Okay, now white blood cells are amoeboid because they can shape their they can change their shape according to the, you can say just white blood cell are also known as leucoplast and the function of them is to protect us, है ना, make us disease free, healthy. So they changes their shape according to the situation. Now these are columnar epithelial cells. They are long and narrow cells. As I've told you कि cells जो हैं greatly they are differ in shape and size because of their functions. This is a nerve cell, branched and long, and nerve cell can extend up to 90 centimeter in length. You can write all these details that I'm telling in the way, like आप ना क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये जो डायग्राम गिवन है ना आपको, आप डायग्राम के अराउंड ही सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे राउंड, मैच्योर, लेंथ इसका 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, ताकि आपको इतने बड़े बड़े व्हेन यू विल डू एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी रिवीजन व्हेन यू विल डू, सो यू डोंट हैव टू रीड दिस बड़े बड़े पैराग्राफ, है ना, आपको बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर आपको पूरा बता रखा है दैट आई हैव टोल्ड यू दैट ह्यूमन RBC आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स. Cells also vary greatly in shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like and very
So now I want to show you the structure of mycoplasma. This is the mycoplasma, and the length of the mycoplasma is around 0.3 micrometer. 0.1 micrometer किसका होता है? Can anyone tell me in the comment section? Okay, so smallest cell क्या है? Mycoplasma. Largest cell क्या है? Ostrich egg. Now coming on to the prokaryotic cells. Prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae. Blue-green algae को कैसे लिख सकते हैं हम? They are also known as cyanobacteria, and also in the short form many of बहुत जगह क्या लिखा रहता है? Blue-green algae as BGA. So don't confuse. Okay, confuse नहीं होना है. BGA is nothing but the blue-green algae or the cyanobacteria. Okay, so prokaryotic cells के some of the examples are given here. Mycoplasma, PP yellow, pleuropneumonia like organisms, as I have told you. देखो मैंने आपसे पूछा था ना 0.1 माइक्रोमीटर 0.2 माइक्रोमीटर किसका साइज होता है? Nothing but of PPLO. Okay, they are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. भाई अब ये यूकैरियोटिक सेल से छोटे तो होते ही हैं, बट ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी, मतलब यूकैरियोटिक सेल को जितना टाइम डिवीजन में लगता है उतना टाइम प्रोकैरियोटिक सेल्स को नहीं लगता है. कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन? दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज. 4 basic shapes are given here. You have to learn these shapes. Bacillus, that is rod-like. Coccus, spherical. Vibrio, comma shape, and Spirillum, that is spiral shape. As here the shape of the different bacteria are given. This is a coccus shape, that is a spherical shape. Bacillus is the rod shaped. Spirilla is the spirillum shaped, and Vibrio, as I have told you, this is a comma shape, and the 3 more shaped are added here. Okay, so Staphylococci, Streptococci and Diplococci, these 3 things are added here. Bacteria may also be, you can say, classified on the basis of their number of flagella present, but no need to do these things now. This we will study in the biological classification chapter. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. All the prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane. Now I want to tell you this thing in more detail. Now coming on to the bacterial cell wall. अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के सेल वॉल के टाइप्स. ओके, सो यहाँ पर एज यू नो कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल जो होता है, एंड इफ़ यू कंपेयर विद एनिमल सेल ऑल्सो, ठीक है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, एंड वी विल कंपेयर बिटवीन 3 थिंग्स: एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल. अभी हम एक्चुअली सेल वॉल के टाइप नहीं, बल्कि सेल में जो डिफरेंट प्रोटेक्टिंग लेयर्स होती हैं वो पढ़ने वाले हैं. ओके, सो नाउ प्लांट सेल में वी नो, प्लांट सेल में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एंड वन थिंग और, सेल वॉल. एक चीज़ ज़्यादा ऐड हो जाती है, सेल वॉल. एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बल्कि बैक्टीरियल सेल में एक चीज़ और ऐड होती है जिसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ. बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंस होती है वन मोर वॉल की, दैट इज़ द ग्लाइकोकैलिक्स. दैट इज़ द आउटरमोस्ट वॉल नोन एज द ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, नाउ फिर इनर मोस्ट वही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यू कैन से एज सेल मेम्ब्रेन. एंड फिर जो मिडल लेयर आती है दैट इज़ नोन एज द सेल वॉल. ओके, ऑल क्लियर? सो अभी हमने ये प्रोटेक्टिंग लेयर्स की बात करी. बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैक्टीरिया में, बट ये हमने सिर्फ अभी प्रोटेक्टिंग लेयर्स की बात करी. नाउ प्रोकैरियोट्स के वर्ड का आपको मीनिंग बता देती हूँ मैं. प्रोकैरियोट वर्ड का मीनिंग आखिर क्या होता है? प्रोकैरियोट वर्ड प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और सिंपल. कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि सिंपल न्यूक्लियस. आपको पता है ना, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है.
ओके, सो नाउ यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिखा रखे हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। पीपीएलओ, वायरसेस, टिपिकल बैक्टीरिया एंड द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, दिस ऑल आर नॉट प्रोकैरियोटिक सेल। बस डायग्राम्स दिखा रखे हैं यूकैरियोटिक सेल में वायरसेस के, और ये दो क्या हैं, प्रोकैरियोट्स के, ठीक है। नाउ व्हाट दे वांट टू शो इज टोटली व्हाट, कि यहाँ पर साइज देखो आप सबका। यूकैरियोटिक सेल में एक चीज़ और देखो, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, साइज देखो 10 to 20 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। वायरसेस का साइज पे, अगर वायरसेस के साइज पे ध्यान करो अगर आप, सो दैट इज 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। इफ़ यू डोंट नो, आई एम गोइंग टू टेल इज कि भाई वायरसेस का जो साइज होता है ना, आई वांट टू टेल यू कि जो वायरसेस का सेल साइज होता है ना, दैट इज इवन लेस देन अ टिपिकल बैक्टीरिया सेल साइज, ठीक है। सो पीपीएलओ, बैक्टीरिया एंड वायरसेस का यहाँ पे हमें साइज बता रखा है। प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा से शो करना चाह रहे हैं दैट माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती। सेल वॉल क्या रहती है, एब्सेंट रहती है माइकोप्लाज्मा में। ओके, नाउ द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म. There is no well-defined nucleus. The genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, अब देखो जीनोमिक डीएनए तो प्रेजेंट रहता ही है वहाँ पर, ठीक है। मतलब वहाँ पर क्या रहता है, एक फिक्स पोजीशन नहीं रहती कि यहाँ पर मेरा न्यूक्लियोइड, यहाँ पर पूरा जेनेटिक मटेरियल रहेगा न्यूक्लियस की तरह। बट यहाँ रहता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या रहता है, एक पूरे एरिया में रहता है, प्रेजेंट रहता है, और उसी एरिया में वो क्या करता है, उसी एरिया में वो एक्सटेंड करके मिलता है हमें। सो दैट इज़ नॉन एज अ न्यूक्लियोइड, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए नहीं, यहाँ पर प्लास्टिड्स भी पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स क्या काम आते हैं, प्लास्टिड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आते हैं। प्लास्टिड्स आर हेल्पफुल, दे गिव रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सो द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, not enveloped by a nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, अब देखो genomic DNA कैसा होता है, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर DNA, सिंगल क्रोमोसोम एंड सर्कुलर DNA रहता है। अब जैसे ह्यूमंस का डबल स्टैंडर्ड रहता है, इस तरीके से दिस इज नोन एज अ डबल स्टैंडर्ड DNA। बट यहाँ पर क्या रहता है, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर DNA. Okay, now many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. Okay, plasmids, as I have told you कि plasmids क्या होते हैं, जहाँ पर they help in genetic engineering की स्टडी में भी काम आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स. नो ऑर्गेनेल लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, बिकॉज राइबोसोम तो मैंने आपको इसी लेक्चर में 2-3 बार बता लिया दैट राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ओके। So now prokaryotes have something unique in the form of inclusions. Inclusions की फॉर्म में कुछ यूनिक होता है। ये इंक्लूजन बॉडीज किस काम आती है, स्टोरेज के काम आती हैं इंक्लूजन बॉडीज, ओके। दे हेल्प टू स्टोर द फूड. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryote, essentially enfoldings of cell membrane. अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंट टाइप के कैसे होते हैं, जैसे स्लाइम लेयर, कैप्सूल, ठीक है। मीजोजोम किस किस काम आते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। बट मैं एज फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि अगर हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है ना, let's suppose this to be cell wall. I'm not going to draw here the glycocalyx, just drawing the cell wall. Let's suppose this to be cell wall, and यहाँ पर जो cell membrane होगी ना, the plasma membrane will be present like this. थोड़ी थोड़ी इनफोल्डिंग्स रहेंगी यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में, और इन्हीं इनफोल्डिंग्स को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है मीजोजोम्स, ठीक है। मीजोजोम रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, ओके। सो
today's practice questions is I have told you कि हम NCERT रीड करके NCERT में से questions practice करेंगे. So now first question is, unicellular organisms are not capable of independent existence because they cannot perform all the essential functions of life. Not capable of independent existence, but they can perform all essential vital functions. अभी ऑप्शंस आप रीड करोगे, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आप नोट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड दिस इज़ फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ NCERT जो हमने पढ़ा था ना कि अ सेल कैन लिव इंडिपेंडेंटली और नॉट, वही यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. एज आई हैव टोल्ड यू कि क्वेश्चन NCERT की लाइन्स में से ही आपको मिलेंगे. नाउ select the incorrect statement. Second question. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Is this an incorrect statement or not? If yes, please tell me in the comment section. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a living cell. Robert Brown discovered a cell. Cell is a basic unit of structure and function of all organisms. Now, the next question is that cell is the fundamental structural and functional unit of life of all organisms is evidenced by the facts like. Fourth question is select the right option which relates to shown regarding the following statements. Okay, so इस तरीके से आप क्वेश्चन रीड करोगे and tell me the answer in the comment section. Then in the next video I will tell you the answers of each and every question. Now 2-3 more questions are here. 6th, 7th and 8th. Okay, so guys, bye bye. Okay guys, so आज हमने इस वीडियो में क्या अंडरस्टैंड किया कि जो सेल होते हैं दैट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इफ़ यू रिमेंबर हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि सेल is discovered by Robert Hooke, but dead cell is discovered by Robert Hooke and living cell is first discovered and observed by Anton von Leeuwenhoek. Robert Brown discovered the nucleus and Scleden and so on together formulated the cell theory. Rudolf Virchow, he told us how the new cells are formed. Omnicellular is cellular. Then we go on to the details of a cell. Okay, then we have understood that how the prokaryotic cell differs from the eukaryotic cell and why ribosomes are not membrane bound organelles that are present in both eukaryotes and prokaryotes without membrane. Yeah, and now in the next video we will be going to start up with the cell envelope and its modification with the starting of eukaryotic cell. So till then, take care, bye bye.